नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और इस बुलेटिन में हम आपको देंगे आपके प्रदेश की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। सीएम विष्णु देसाई आज डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। दोपहर में मुख्यमंत्री निवास में होगी विभागीय बैठक। रायपुर में वृद्धाश्रम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम काबू पाने में जुटी, आग लगने का कारण अज्ञात। मुंगेली में गड्ढे में गिरने से जख्मी हुए विधायक पुन्नूलाल मोहले, बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान हादसा, सीएम विष्णु देसाई ने फोन पर पूछा हालचाल। रायपुर एम्स में चोरी मामले में आउटसोर्स कंपनी के 3 सफाई कर्मी गिरफ्तार, पुलिस ने रेडियो एक्टिव डस्टबिन भी किए बरामद। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि की आज से शुरुआत, सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले आपको दिखाएंगे आग का तांडव। दरअसल राजधानी रायपुर के वृद्धाश्रम में भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग लगने का कारण अज्ञात है, यानी किस वजह से ये आग लगी है फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। माना एयरपोर्ट मेन रोड के पास ये वृद्धाश्रम है जिसकी भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, जो आसपास के लोग थे वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, दमकल की टीम भी मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर इतनी भीषण आग लगी क्यों थी, कारण अज्ञात है। लेकिन सबसे पहले आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग पर काबू पा लेने के बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद ही कोई जानकारी सामने आएगी कि आग किस वजह से लगी है। और दुर्ग से भी एक आग के तांडव की तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ पर खड़े ट्रक में आग लग गई, टायर गर्म होने से आग लगने की आशंका है। दुर्ग के साई मंदिर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये पहली खबर ऐसी नहीं है, पहले भी इस तरीके के हादसों की खबरें सामने आ चुकी है। हालांकि हर बार जो कारण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तकनीकी खराबी ज्यादातर इसके कारण बनकर सामने आती है। और इस बार भी आप देखिए कि एक खड़े ट्रक में यहाँ पर भीषण आग लग गई है। दुर्ग से खबर आपको दिखा रहे हैं। और अब भिलाई से आपको एक हादसे की खबर दिखाते हैं। तीसरी मंजिल से गिरने से इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई है। अब पूरा ये मामला आपको समझाते हैं। दरअसल होटल में काम करने के दौरान एक घटना हुई, इलेक्ट्रीशियन को सिर पर गंभीर चोट आई है। इलेक्ट्रीशियन की इलाज के दौरान मौत हो गई, बेहद दुखद खबर है। सुपेला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो होटल में काम करने के दौरान ये हादसा हुआ, लेकिन कैसे हादसा हुआ है फिलहाल ये जांच का विषय है। अगली खबर धमतरी से है। यहाँ धोखाधड़ी का आरोपी राजू गुप्ता कोलकाता से गिरफ्तार हुआ है। लोगों से 18,27,000 रुपए इसने ठगे थे। इसके बाद मामले की शिकायत की गई और जांच पड़ताल के आधार पर कार्रवाई हुई है। रकम दुगुना करने का झांसा दिया था। एक आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो भी चुकी है और बिटकॉइन बिग पिटबुल कंपनी का ये हेड है। कोतवाली थाना पुलिस की ये पूरी कार्रवाई बताई जा रही है। तो देखिए, लाखों की ठगी का ये आरोपी है जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है। किससे इसने ठगी की थी, कैसे पूरी वारदातों को अंजाम दिया था, इस मामले को लेकर पूछताछ जारी है। अगली खबर मुंगेली से, जहां विधायक पुन्नूलाल मोहले फिसलकर गड्ढे में गिर गए। दरअसल उनके हाथ, पैर और सीने में चोट भी आई है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बीजेपी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। सीएम विष्णु देसाई ने उनको फोन लगाया और फोन पर उन्होंने हालचाल पूछा है। नगर पालिका मुंगेली के पुलपारा की पूरी घटना बताई जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो आज डोंगरगढ़ जाएंगे सीएम विष्णु देसाई और डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। रायपुर में हरित शिखर लोक मंथन पूर्व संस्करण कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे से सीएम हाउस में विभागीय बैठक भी मुख्यमंत्री लेंगे। शाम 7 बजे महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में शामिल होंगे।
तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए नवरात्रि का आज पहला दिन है और इस खास मौके पर डोंगरगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री और डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरित शिखर लोक मंथन पूर्व संस्करण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की जुबान फिसल गई। अपने भाषण के दौरान महंत ने दीपक बैच को दीपक बघेल कहकर संबोधित कर दिया, जिसे सुनकर लोग हंसने लगे, हैरान भी रह गए। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करते हुए उन्होंने एकता का संदेश दिया और कहा कि दीपक बैच हैं, दीपक बघेल भी हैं, दीपक महंत भी हैं और दीपक सिंहदेव भी है। कैसे उनकी जुबान फिसली और कैसे लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स किया, देखिए इस पर। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महामंत्री जी को जो यहाँ आए और भाई दीपक बघेल का हौसला बढ़ा के गए। क्यों हौसला जी? अरे दीपक बघेल, दीपक बैन, दीपक महंत, तो आपत्ति है क्या? और दीपक सिंहदेव भी है। हम लोग ऐसे हैं कि आप खोज नहीं पाओगे कहां से कौन निकल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से उनकी जुबान फिसलती है और लोग उस पर तुरंत ही रिएक्ट भी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और मोहला मानपुर में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां बारिश के दिनों में 18 छात्रों को 3 महीने शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। जी हां, मदनवाड़ा ग्राम पंचायत के तहत आने वाला मुंजाला प्राथमिक विद्यालय जिले के दूसरे विद्यार्थियों से अलग है। ये गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस स्कूल तक पहुंचने के लिए लेहपारा के 18 बच्चों के लिए कोई सड़क भी नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्थाएं हैं। मुंजाला से 3 किलोमीटर दूर लेहपारा तक पहुंचने 3 बड़े नाला को पार करना होता है जो बारिश के दिनों में भर जाता है और यही वजह है कि इन बच्चों को बारिश के 3 महीने शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि इन बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। पानी गिरता है इसीलिए हम लोग 2 ठोक नदियाँ पड़ते हैं, इसीलिए हम स्कूल नहीं आते हैं। पानी गिरता है नदी पर, पानी गिरता है, पानी जाता है, स्कूल जा नहीं सकता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, उनके लिए जाने के लिए दिक्कत होता है। जंगल पड़ता है ना और रास्ता, इसलिए और नाला भी पड़ जाता है पानी बरसात के कारण। यहाँ मुंजाल के जो पारा है लहपारा, वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी रास्ता है, 2-3 नाले पड़ते हैं, नाला से गुजर कर बच्चों को आना पड़ता है। इसीलिए वहाँ के 18 बच्चे जो दर्ज हैं वो पिछले 3 माह से बरसात होने के कारण स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि IBC 24 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रायगढ़ नगर निगम ने PM आवास के हितग्राहियों को नल कनेक्शन के लिए 2,80,000 रुपए का डिमांड नोट थमा दिया। भारी भरकम डिमांड के बाद हितग्राही सख्ते में है। हितग्राहियों का ये कहना है कि वे BPL श्रेणी के हैं और ऐसे में इतनी बड़ी राशि कैसे चुकाएंगे। पानी के बिना PM आवास में नहीं रह सकते। भाजपा का ये कहना है कि PM आवास में बिजली पानी की व्यवस्था करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। ऐसे में शहर सरकार जिम्मेदारी से बच रही है और अनाप शनाप डिमांड नोट जारी कर गरीब परिवारों को परेशान कर रही है। वहीं मेयर का ये कहना है कि राज्य सरकार से राशि की मांग की गई है और इसके बाद वहां के हितग्राहियों को नल कनेक्शन दिया जाएगा। वैकल्पिक तौर पर ऐसे इलाकों में टैंकरों से पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। नल कनेक्शन के लिए आवेदन किए थे, लेकिन नगर निगम के जो JE है, जूनियर इंजीनियर सूरज देवांगन, वो बोल रहे हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा और आपको 1,40,000 रुपये देकर मतलब कि आपको पाइपलाइन खुद से बिछाना पड़ेगा। हमको डरा धमका रहे हैं कि आप 400 स्क्वायर फीट का परमिशन होता है, आप 800 में घर बनाए हो, आपका घर अवैध है, तोड़ दिया जाएगा। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का माखौल उड़ाया हुआ है। ऐसे हितग्राहियों को नल कनेक्शन देने के लिए लाखों रुपए का नोटिस दिए जाना गैर कानूनी है, अवैधानिक है। ऐसे कार्रवाई पे
कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्राइवेट ज़मीन होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन नगर निगम के द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। जैसे वहाँ स्वीकृति आएगी तो वहाँ आम जनता से चर्चा करते हुए काम कराई जाएगी, ताकि आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखते हुए कार्य की जाएगी। और रायगढ़ शहर की 2.5 लाख आबादी को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के दावे वाली नगर निगम की अमृत मिशन योजना धरातल पर नहीं उतरी है। योजना के तहत 168 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शहर में 325 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई। इतना ही नहीं, 28,000 घरों में वाटर मीटर भी लगा दिए गए। नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी का ये कहना है कि ये विडंबना है कि राशि खर्च होने के बाद भी योजना पूरी नहीं हो पाई है। शहर में 5 टंकियों के निर्माण का काम अधर में लटका हुआ है। आउटर के दर्जन भर वार्डों में अभी भी पाइपलाइन कनेक्टिविटी बाकी है। ऐसे में शहर वासियों को बमुश्किल 1 से 1.5 घंटे पानी मिल पा रहा है। इस योजना की मॉनिटरिंग न होने से शहर में अनाप शनाप कनेक्शन बांटे गए, जिसका खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। रायगढ़ नगर निगम अभी तक आउटर के वार्डों में मुश्किल से 1 घंटा भी पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा है और अभी भी लगभग 8 से 10 हजार कनेक्शन ऐसे हैं जो कि छूटे हुए हैं और लोगों को अभी तक अमृत मिशन का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। अव्यवस्था का आलम हर तरफ व्याप्त है, क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग नगर निगम के द्वारा की जानी चाहिए थी उसमें ये सफल नहीं हो सके। एरिया में जैसे मीटर की चोरी हो गई है, उन एरिया को भी शिकायतें मिली है, जिन पर बहुत जल्द उसमें कार्रवाई की जाएगी और हो सके तो बजट के लिए उसमें मांग की गई है। बजट आएगा तो मीटर पुनः उस पर लगाया जाएगा और अमृत मिशन को सुचारू रूप से नियमित रूप से 24 घंटा पानी दिया जाएगा। और नगरीय निकाय चुनाव में रायगढ़ नगर निगम सीट को हासिल करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी सीट पर मेयर और सभापति की कुर्सी पर कब्जा नहीं जमा पाई है। ऐसे में इस बार हर हाल में बीजेपी सीट को जीतना चाह रही है। बीजेपी में संभावित दावेदारों को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। दरअसल रायगढ़ नगर निगम सीट पर पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को संतोषजनक सफलता नहीं मिल पाई है। इस सीट पर साल 2008 के बाद से बीजेपी नहीं जीत पाई है। इस सीट पर साल 2013 में किन्नर प्रत्याशी मधुबाई चुनाव जीतकर मेयर बनी थी, जबकि सभापति पर कांग्रेस का कब्जा था। 2018 के चुनाव में भी बीजेपी को मेयर और सभापति के पद से हाथ धोना पड़ा था। इतना ही नहीं, 48 सीटों में से महज 18 सीटों पर बीजेपी के पार्षद चुनकर आए थे। ऐसे में चुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। नगरीय निकाय के चुनाव में चमत्कार तो करती है, क्योंकि सीधे सीधे ये चुनाव व्यक्तिगत छवि के आधार पर जो होते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहेगी, भाजपा को अगर इस चुनाव में जीतना है तो उसे सर्वसम्मत प्रत्याशी देना पड़ेगा, परंतु सबसे ज़्यादा जो जीतने की जिसकी संभावना रहती है उसी में ही बगावत की भी उतनी आशंका रहती है। भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर है और कई स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो चुकी है। 2 बार से जो सरकार है, पिछले बार कांग्रेस की सरकार रही है। इस 5 सालों में निष्क्रिय महापौर के रूप में वो स्थापित हो चुके हैं। शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कांग्रेस में दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसको लेकर हमारे बड़े नेता मंथन भी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर भी सर्वे चल रहा है और जीतने वाले प्रत्याशी को हम महापौर का यदि प्रत्यक्ष चुनाव हुआ तो हम उनको टिकट दें। स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम ने प्रदेश में सबसे पहले अपना डंपिंग यार्ड को खत्म किया। इतना ही नहीं, सालों पुरानी लीगेसी वेस्ट की 16 एकड़ जमीन को दोबारा उपजाऊ भी बना दिया। अब यहाँ दुर्गंध और कचरा नहीं बल्कि खूबसूरत गार्डन है। यहाँ लोग घूमने आते हैं, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल नगर निगम ने कचरा प्रबंधन का ऐसा मॉडल शुरू किया जो पूरे देश में इसी मॉडल की तर्ज पर प्रबंधन किया जा रहा है। डोर टू डोर गीला सूखा कचरा अलग कर उसे रीयूज करना शुरू किया गया। कचरे से मिले प्लास्टिक के मॉडिफिकेशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं, जिसकी बिक्री के बाद नगर निगम को हर महीने लाखों रुपए कमाई हो रही है। पूरा मतलब यहाँ अंबिकापुर में जो बाकी पार्क हैं उससे अच्छा है। ये वाला छोटा है लेकिन अच्छा है, साफ सुथरा बहुत अच्छा है। पहले यहाँ सुने थे कि यहाँ कचरा पूरा जैसे अंबिकापुर का कचरा लाके यहाँ डंप किया जाता था, तब यहाँ उसको पार्क में तब्दील किया गया। यहाँ सभी जैसे फैमिली वगैरह और बाकी जैसे फ्रेंड वगैरह सब आते हैं घूमने, हम लोग भी आते हैं। यहाँ का माहौल अच्छा है।
छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बायो रेमिडिएशन था जो कि अंबिकापुर बिलासपुर रोड में हमने किया था। उसके बाद वो जो ज़मीन क्लियर होकर के निकली, उस ज़मीन पे हम लोगों ने एक पार्क का निर्माण किया नगर निगम ने, जिसका स्वच्छता चेतना उद्यान है, जहाँ पे एक टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर भी बनाया गया था।